A very good morning to all of you students. How are you all? I hope you all are fine and good. Students, आज हम हिंदी पाठ 16 परीक्षा पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में एक ऐसे पात्र से परिचय कराया गया है जो न केवल आजीवन राज्य के संचालन में ईमानदारी, राजभक्ति और सच्चरित्रता के बल पर अपनी भूमिका निभाता रहा, बल्कि अपने उत्तराधिकारी में भी वही सारे गुण ढूंढता है ताकि उसकी परंपरा कायम रहे। अब ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं ये कैसे रियासत के बारे में है, जिसमें एक मंत्री है। वो मंत्री अपने जीवन के बारे में बताता है कि बहुत ईमानदार है, राजभक्ति से ओतप्रोत है और बहुत सच्चे चरित्र का इंसान है। जब वो रिटायर होता है तो वो अपने आगे के लिए भी ऐसा ही उत्तराधिकारी ढूंढता है, उनमें वही सब गुण ढूंढता है। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हो गए तो परमात्मा की याद आई। जाकर राजा से विनय की। दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 वर्षों तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। जब रियासत जो राज्य था देवगढ़, उसके दीवान थे सरदार सुजान सिंह। वो बूढ़े हो गए तो उनको भगवान की याद आई कि अब मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए और सब छोड़ छाड़ कर भगवान के अंदर मन लगाना चाहिए। उन्होंने जाकर राजा साहब से विनती की कि मैंने 40 वर्षों तक अपने राज्य की सेवा की है, अब मेरी उम्र भी ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति भी नहीं रही। कहीं कोई भूल चूक हो गई, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो बुढ़ापे में भी मुझ पर दाग लग जाएगा कि पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से काम करा और बुढ़ापे में ऐसा किया। ज़िंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी, जो ज़िंदगी भर नेक काम किए हैं वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। राजा साहब ने अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। राजा साहब जो थे अपने अनुभवशील मतलब एक्सपीरियंस्ड और नीति कुशल जो बिल्कुल अच्छे से राज्य चलाते थे, उनका बड़ा आदर करते थे, उस दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाए, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने दीवान साहब को बहुत समझाया कि आप है ना मत छोड़ो अपना काम, आप करते रहो इस राज्य के लिए, पर दीवान साहब ना माने। वो बोले मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ तो अब मुझे छोड़ना पड़ेगा। साथ ही यह शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को ढूंढना पड़ेगा। अब राजा ने एक शर्त रख दी उनके आगे कि जो राज्य के लिए नया दीवान है वह आप ही ढूंढेंगे। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। अब दूसरे दिन बिल्कुल समाचार पत्रों में, अखबारों में ये विज्ञापन डाल दिया कि देवगढ़ के लिए अच्छा एक दीवान की ज़रूरत है। जो सज्जन लोग अपने आप को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। जो लोग इसके लिए क्वालिफाइड हों कि वो ये वाला पद संभाल सकते हैं, वो सरदार सुजान सिंह के से मिलने आके। यह ज़रूरी नहीं कि वह ग्रेजुएट हों, मगर हष्टपुष्ट होना आवश्यक है। इसमें ऐसा नहीं था कि ये ग्रेजुएट होंगे तो उनको नौकरी मिलेगी, मगर शरीर से हष्टपुष्ट तंदुरुस्त होना ज़रूरी था। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। 1 महीने तक उनको अपने पास रखा जाएगा, देखा जाएगा कि कौन कैसा व्यवहार करता है। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। विद्या किसने कितना क्वालिफाइड है उसका कम, बल्कि कर्तव्य परांत कौन है उसका, कौन अपना कर्तव्य कैसे निभाता है उसका अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे वे इस उच्च पद को सुशोभित होंगे। जो महाशय जो भी आएंगे लोग, उनमें जो भी खरे उतरेंगे, जो भी पास होंगे, वो इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे, वही दीवान बनेंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में, सारे जो रायगढ़ था, देवगढ़ था, उसमें खूब हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है कि इतना ऊंचा पद है, इतना मतलब बड़ा पद है, बहुत मुश्किल से मिलता है और कोई कैद नहीं है, केवल नसीब का खेल है कि अगर हम हो गए सेलेक्ट तो हम तो दीवान बन जाएंगे। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। बहुत सारे लोग अपना अपना भाग्य परखने के लिए आ गए वहाँ पे। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। देवगढ़ में ना अलग अलग टाइप के बहुत सारे लोग दिखाई देने लगे, विचित्र विचित्र, किसी की वेशभूषा विचित्र है, किसी का क्या विचित्र है, दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। जब भी रेलगाड़ी आती तो एक मेला सा उतरता उम्मीदवारों का। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास चेन्नई से,
कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। कोई पंजाब से आ रहा है, कोई चेन्नई से आ रहा है, कोई नए फैशन में एकदम सूट बूट में आ रहा है, तो कोई पुराने कुर्ते पजामे में भी आ रहा है। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। अब जो पंडित और मौलवी लोग थे वो लोग भी अपने भाग्य को परखने के लिए यहाँ पर आए। वे रंगीन चोगे, नाना प्रकार के अंग रखे और कानकोट देवघर में अपनी सज धज दिखाने लगे। अब कोई रंगीन चोगे पहनता, कोई अलग अलग, नाना प्रकार का अर्थ होता है अलग अलग तरह के अंग रखे, कानकोट देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। सभी लोग अपने कपड़ों से एकदम इतरा के और ऐसे रहने लगे और देवगढ़ में अपनी दिखाने लगे कि हम लोग ऐसे रहते हैं, बहुत अच्छे से, हम सज्जन पुरुष हैं। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों को के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। सरदार सुजान सिंह ने इन लोगों के रहने का, खाने पीने का अच्छा बड़ा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोज़ेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। अब जो लोग थे वो आए हुए थे, वो पूरा एक महीना कब पूरा होगा उस तरह से वो दिन गिना करते थे महीने के। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता, चाहे वो अंदर से कैसे भी हों, पर वो अपनी बुद्धि के अनुसार ये दिखाने की कोशिश करते कि हम अच्छे हैं। मिस्टर 9 बजे दिन तक सोया करते थे। मिस्टर एक एग्जाम्पल दिया है, नाम नहीं लिया है, मतलब किसी का एग्जाम्पल है। वे 9 बजे तक सोते थे, पर अब नहीं, अब वे जल्दी उठते हैं। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा के दर्शन करते हैं, सूर्य की किरणों के दर्शन करते हैं। मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी, पर आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर ब को तो हुक्का पीने की लत थी, पर आजकल रात, जब बहुत रात हो जाती है तब वे अपने रूम के गेट लगा लेते हैं, उसके अंदर फिर वो सिगार पीते हैं, हुक्का नहीं पीते हैं, ताकि कोई देख ना ले उन्हें। मिस्टर स, द और फ से उनके घरों की नौकरों की नाक में दम था, लेकिन यहाँ ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। ये जो मिस्टर द, स और फ थे, इनके घर के नौकर इनसे बहुत घबराते थे, नाक में दम कर रखा था उनके, इन्होंने कभी इन लोगों से तमीज़ में बात नहीं करते थे। लेकिन आजकल नौकरों को भी आप और जनाब के बगैर उनसे बात नहीं करते थे, मतलब इतनी तमीज़दारी दिखा रहे थे वो, जबकि वो थे नहीं। मिस्टर ज नास्तिक थे, मगर आजकल उनकी धर्म निष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ज नास्तिक थे, भगवान में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनकी अब धर्म निष्ठा, भगवान के प्रति उनकी निष्ठा को देखकर मंदिर के पुजारी पदच्युत, मतलब कि अपने पद को छोड़कर जाने की बात करने लगे रहते थे कि ये इतने ज़्यादा आस्तिक कैसे हो गए, भगवान में विश्वास कैसे करने लग गए। मिस्टर ल को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। मिस्टर ल को किताबों से बहुत चिढ़ थी, पर आजकल दिखावे के लिए वे बड़े बड़े ग्रंथ और बड़े बड़ी बुक्स को पढ़ने लग गए थे, उसमें डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वही नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। शर्मा जी घनी रात में देव मंत्र पढ़ने लगते थे। मौलवी साहब को नवाज के सिवा कोई और काम न था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। हर कोई अपनी बुराई छुपा के अच्छा ही दिखाना चाह रहा था कि 1 महीने की बातें अच्छा बन के देख लेते हैं, अगर ये पद हमको मिल गया तो कौन पूछता है कि हम कैसे हैं, हम अपने हिसाब से रहेंगे। पर उनको ये नहीं पता था कि वो बूढ़ा जौहरी कौन, यहाँ जो दीवान सुजान सिंह थे, वो उनको आड़ में बैठे हुए देख रहे थे कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। इन बगुलों में हंस का अर्थ है कि इन लोगों में वो कहाँ छिपा है जिसको मैं दीवान बनाना चाहता हूँ, अच्छा, नेक और सज्जन करते हुए पूर्ण इंसान कहाँ छुपा है। एक दिन नए फैशन वालों की सूझी की कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी में मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। अब नए फैशन वाले लोग थे, उन लोगों ने कहा कि चलो यार हॉकी हो जाए, कि बहुत टाइम हो गया हॉकी खेलते हैं। और जो लोग अच्छी हॉकी खेलते थे उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें, संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गया और खेल शुरू हो गया। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे लोग, भले मानस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। अब जो देवगढ़ थी रियासत, वहाँ पे खेल बिल्कुल अलग ही बात थी कि ये वाला खेल लोग कम खेलते थे। लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे, दौड़ कूद के खेल बच्चे खेला करते थे, तो बड़ों के लिए बहुत निराली बात थी, अलग सी बात थी।
खेल बड़े उत्साह से चल रहा था। धावे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता कि कोई लहर चली आती हो, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते मानो वह लोहे की दीवार हो। अब ये लोग क्या करते, जब खेलते तो ऐसा मानो तो कि ऐसा लगता कि कोई लहर बढ़ती आ रही हो, कोई लहर होती, समुद्र की लहर एक साथ बढ़ती आ रही हो, लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस लहर को रोक लेते जैसे कि वह लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम रही, लोग पसीने से तरतर हो गए। संध्या शाम तक यही धूमधाम रही, लोग पसीने से बिल्कुल पसीने पसीने में नहा लिए। खून की गर्मी आंखों और चेहरे से झलक रही थी, उनकी आंखें और मुंह बिल्कुल लाल हो चुके थे। हाफते हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। हाफते हाफते वो लोग एकदम बेदम हो गए, पर हार जीत का निर्णय नहीं हुआ। अंधेरा हो गया। इस मैदान में ज़रा दूर हटकर एक नाला था। अंधेरा हो चुका था और इस मैदान में ज़रा दूर हटकर एक नाला था। ओके स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।